प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। बीए पार्ट फर्स्ट हिंदी साहित्य के प्रथम प्रश्न पत्र में हम लोग काव्य शास्त्र पढ़ रहे हैं और आज हम लोग इसमें काव्य दोष को पढ़ेंगे। काव्य दोष किसे कहते हैं, उसकी परिभाषा संस्कृत आचार्यों ने किस प्रकार से दी है, इसके कितने भेद होते हैं, इसके साथ साथ प्रमुख काव्य दोष, उनके नाम और उदाहरण, ये सारी चीज़ें आज हम लोग इसमें पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। काव्य दोष, सबसे पहले बात करते हैं काव्य दोष की। काव्य दोष कहते किसे हैं? काव्य दोष उन बातों को कहते हैं जो काव्य रस के आस्वादन में अर्थात काव्य का आनंद लेने में बाधा पहुंचाती हैं, जो काव्य के रस की हानि करती हैं। यानी काव्य को पढ़ते समय जिस आनंद की, जिस रस की अनुभूति होनी चाहिए, उसमें जो चीज़ बाधा पहुंचाती हैं वे काव्य दोष कहलाती हैं। जैसे सुस्वादिष्ट भोजन में अचानक कोई कंकड़ आ जाए तो भोजन का सारा आनंद नष्ट हो जाता है। ठीक उसी प्रकार काव्य में कोई दोष आ जाता है तो काव्य के सारे आनंद को नष्ट कर देता है। संस्कृत के आचार्यों ने काव्य दोष के लक्षण इस प्रकार से बताए हैं। सबसे पहले आचार्य वामन की बात करते हैं। आचार्य वामन ने कहा है, गुणम विपर्यात्मानो दोषा, अर्थात गुणों के विरोधी दोष कहलाते हैं। इसी प्रकार आचार्य विश्वनाथ ने लिखा है, रसापकर्ष का दोषा, रस अर्थात काव्य के आनंद को हानि पहुंचाने वाली बातें दोष हैं। आचार्य मम्मट काव्य दोष के बारे में लिखते हैं, मुख्यार्थ हतिरह दोष है, काव्य के मुख्य अर्थ अर्थात रस की हानि ही दोष है। इसी प्रकार से संस्कृत के आचार्य जयदेव लिखते हैं काव्य दोष के बारे में, उद्वेग जन को दोष है, उद्वेग को उत्पन्न करने वाली बात दोष है। संस्कृत के इन चारों आचार्यों ने जो परिभाषा दी है काव्य दोष की, उसमें एक बात सामान्य रूप से सभी में मौजूद है, और वो है कि रस के ग्रहण करने में जो चीज़ बाधा पैदा करती है वह काव्य दोष है। यानी काव्य को पढ़ने सुनने में जिस आनंद की अनुभूति श्रोता या पाठक को होनी चाहिए, उसमें कोई भी चीज़ अगर बाधा उत्पन्न करती है तो वे सारी बातें काव्य दोष कहलाती है। काव्य दोष के भेद या प्रकार, मुख्यतः 3 प्रकार के काव्य दोष आचार्यों ने माने हैं। नंबर 1 है शब्द दोष या पद दोष, यानी वह काव्य दोष जो किसी शब्द में हो, यानी शब्द को अगर बदल दिया जाए या उसका कोई पर्यायवाची शब्द रख दिया जाए तो वो दोष दूर हो जाए, तो ऐसे काव्य दोष को हम कहते हैं शब्द दोष। यानी कविता की किसी पंक्ति में कोई ऐसा शब्द आ जाए जिससे रस ग्रहण में बाधा उत्पन्न होती है, अगर उस शब्द को बदल दिया जाए या उसके स्थान पर उसका पर्यायवाची रख दिया जाए तो वो अगर दोष दूर हो जाए तो ये कहलाएगा शब्द दोष या पद दोष। जैसे एक उदाहरण लेते हैं, क्षण भर रहा उजाला में। यहाँ इस पंक्ति में उजाला में शब्द में च्युत संस्कृति दोष, च्युत संस्कृति कहते हैं व्याकरण विरुद्ध, व्याकरणिक नियमों का जहाँ पालन नहीं किया जाए या व्याकरण विरुद्ध किसी शब्द या पद का प्रयोग किया जाए, वो च्युत संस्कृति दोष कहलाता है। इसके बारे में हम आगे और विस्तार से बात करेंगे। तो इस पंक्ति में क्षण भर रहा उजाला में, तो उजाला में जो शब्द है उसमें च्युत संस्कृति यानी व्याकरण विरुद्ध है ये शब्द। तात्पर्य ये है कि उजाला में का प्रयोग व्याकरण के नियमों के विरुद्ध है, इसलिए ये
दोष कहलाता है शब्द दोष या पद दोष। एक उदाहरण और देखिए, खेले फूल सब गिरा दिया है। यहाँ फूल बहुवचन है और गिरा दिया है एक वचन है, अतः ये व्याकरण विरुद्ध दोष है। गिरा दिया है के स्थान पर क्या आना चाहिए था? गिरा दिए हैं, क्योंकि फूल बहुवचन है तो उसके साथ गिरा दिया की क्रिया भी बहुवचन होनी चाहिए, पर ऐसा नहीं है, इसलिए यहाँ दोष हुआ व्याकरण विरुद्ध दोष। अगर इसके स्थान पर गिरा दिया के स्थान पर गिरा दिए हैं शब्द रख दिए जाएं तो ये दोष दूर हो जाएगा। तो कहने का तात्पर्य यह है कि जहां कविता में कोई शब्दगत दोष हो या पदगत दोष हो और उस शब्द या पद को बदल देने से वो दोष दूर हो जाए, वह कहलाता है शब्द दोष। दूसरा प्रकार है इसका वाक्य दोष। जो दोष वाक्य के अनेक शब्दों में, एक में भी हो सकता है और एक से अधिक शब्द जो वाक्य में आए उनमें भी हो सकता है, या वाक्य की रचना में हो, या तो वाक्य रचना दूषित हो या उस वाक्य में एक से अधिक शब्दों में दोष हो, वह कहलाता है वाक्य दोष। पहले प्रकार का वाक्य दोष दूषित शब्दों को बदल देने से और दूसरे प्रकार का वाक्य दोष वाक्य रचना को बदल देने से दूर हो जाता है। यानी वाक्य दोष में दो प्रकार के दोष हैं, पहला शब्दगत है और दूसरा पूरे वाक्य में। तो पहले को दूर करना है तो दूषित शब्दों के स्थान पर शुद्ध शब्द रख देने से, और दूसरे प्रकार में जो अशुद्ध वाक्य रचना है उसको शुद्ध कर देने से यह दोष दूर हो जाता है। जैसे उदाहरण लेते हैं, मंदिर अर्ध अवधि हरि बदि गए, हरि आहार चली जात। इसमें मंदिर अर्ध और हरि आहार का पक्ष और मास अर्थ सहज ही ध्यान में नहीं आता है, इसलिए यहाँ क्या दोष हो गया? क्लिष्ट दोष हो गया। क्लिष्ट का मतलब ऐसे शब्दों का प्रयोग करना कविता में जिनका अर्थ बहुत कठिन हो, मुश्किल से समझ में आए, और प्रचलित जो शब्द का अर्थ है उससे भिन्न अप्रचलित अर्थ वाले शब्द का जहाँ प्रयोग हो जाए, तो ऐसे दोष से युक्त रचना वाक्य दोष के अंतर्गत आएगी। दो शब्दों में दोष होने से ये वाक्य दोष हुआ। इस पंक्ति में मंदिर अर्ध और हरि आहार, ये दोनों ही शब्दों में दोष है और इनका जो अर्थ है वो प्रचलित जो सहज अर्थ है, सामान्य अर्थ है, उससे भिन्न अर्थ यहाँ लिया गया है। इसमें दूषित शब्दों के पर्याय शब्दों में, दूषित शब्दों के पर्याय क्या होंगे? मंदिर अर्ध यानी महीने का आधा यानी पक्ष, और हरि यानी शेर, आहार यानी भोजन, शेर का भोजन यानी मांस। तो मंदिर अर्ध की जगह अगर पक्ष रख दिया जाए और हरि आहार की जगह मांस रख दिया जाए तो ये दोष दूर हो जाएगा। एक और उदाहरण देखिए, अमानुषी भूमि अबानरी करों। वक्ता का अभिप्राय है कि भूमि को अमानुषी मनुष्यों से हीन और अबानरी यानी बंदरों से हीन कर दूंगा। पर उक्त चरण में शब्द योजना ऐसी है कि अमानुषी यानी मनुष्यहीन भूमि को अबानरी यानी बांदरों से हीन कर दूंगा, ये अर्थ ध्यान में आता है। इसलिए इस प्रकार के वाक्य में शब्द योजना दूषित होने से यहाँ वाक्य दोष हुआ है। यहाँ अमानुषी शब्द को भूमि के बाद कर देने से दोष दूर हो जाएगा। क्या करना है इसमें? भूमि अमानुषी करों, अगर ऐसा कर दिया जाए तो इसका दोष दूर हो जाएगा। तीसरे प्रकार का काव्य दोष होता है अर्थ दोष। यानी दोष किस में निहित होगा? अर्थ में। जो दोष अर्थ से संबंध रखता है, अर्थ दोष शब्द या शब्दों को पर्याय शब्द के बदल देने पर भी बना रहता है, वह कहलाएगा अर्थ दोष। यानी शब्द दोष को दूर करने का तरीका क्या है? उस शब्द का पर्याय या दूसरा शब्द उसके स्थान पर रखने से अर्थ दोष दूर हो जाएगा। और दूसरे प्रकार का जो दोष है था वाक्य दोष। तो वाक्य दोष में दो प्रकार के दोष मैंने बताए थे आपको। पहला शब्द
पर आधारित और दूसरा दूषित वाक्य रचना। शब्द जो अशुद्ध है उसको बदल देने से और वाक्य रचना व्याकरण के नियमों से अनुकूल कर देने से यह दोष दूर हो जाता है। लेकिन जहां तक प्रश्न है अर्थ दोष का, अर्थ दोष में अगर उसका पर्याय शब्द रख दें उसके स्थान पर, दूषित शब्द जो आया है उसकी जगह उसका पर्याय दूसरा शब्द रख दें तो भी दोष रहेगा, और जो वाक्य रचना अशुद्ध होगी उसको भी बदल दिया जाए तो भी दोष रहेगा। तो ऐसे दोष को कहते हैं अर्थ दोष। एक उदाहरण देखिए, दृश्य बड़ा था चारु मंजू सुंदर मनमोहन। इस पंक्ति में मंजू, सुंदर और मनमोहन का वही अर्थ है जो चारु का है, यानी इन तीनों शब्दों का अर्थ है सुंदर और चारु का अर्थ भी है सुंदर। अतः वह क्या है, यहाँ इस पंक्ति में पुनरुक्ति दोष आया, यानी एक ही शब्द की पुनरावृत्ति, बार बार किसी शब्द का आवर्तन, एक ही शब्द की बार बार पुनरावृत्ति पुनरुक्ति दोष कहलाता है। मंजू का अर्थ भी वही सुंदर है, सुंदर का अर्थ भी सुंदर है, मनमोहन का अर्थ भी सुंदर है और चारु का अर्थ भी सुंदर है। इसलिए इस पंक्ति में दोष हुआ पुनरुक्त नामक दोष। इन शब्दों को पर्याय शब्दों से बदल देने पर भी दोष बना ही रहेगा। इसके अतिरिक्त इनके अतिरिक्त रस दोष और अलंकार दोष भी माने गए हैं। वस्तुतः ये दोनों अर्थ दोष ही हैं। तो मुख्यतया 3 प्रकार के काव्य दोष होते हैं: शब्द दोष, वाक्य दोष और अर्थ दोष। दोष परिहार दूर कैसे किया जाए इन दोषों को? दोष सदा ही दोष नहीं होते, कभी कभी वे निर्दोष भी हो जाते हैं और कभी कभी तो वे गुण भी बन जाते हैं। अनुकरण में सभी दोष निर्दोष होते हैं। अनुकरण के अतिरिक्त कुछ विशेष स्थितियों में कई दोष निर्दोष हो जाते हैं और अन्य स्थितियों में गुण बन जाते हैं। कुछ दोष कभी निर्दोष नहीं होते, ऐसे दोषों को नित्य दोष कहते हैं, जैसे च्युत संस्कृति और अक्रम। अब हम आगे चर्चा करेंगे कि कविता में प्रमुख काव्य दोष कौन कौन से होते हैं, उनकी संख्या कितनी है। कविता में सामान्यतः जो काव्य दोष हैं वे 15 होते हैं। हम लोग इसकी चर्चा करेंगे आगे। पहला काव्य दोष है च्युत संस्कृति। इसकी चर्चा हम पहले अभी थोड़ी देर पहले कर चुके हैं। शब्द दोष के अंतर्गत च्युत संस्कृति का मतलब होता है व्याकरण विरुद्ध। जब व्याकरण विरुद्ध शब्द या शब्दों का प्रयोग किया जाए तब च्युत संस्कृति दोष होता है। संस्कृति का तात्पर्य यहाँ व्याकरण से है। च्युत का मतलब चूका हुआ। व्याकरण की दृष्टि से दूषित शब्द जहाँ कहीं भी कविता में प्रयुक्त होंगे वहाँ कहलाएगा च्युत संस्कृति दोष। एक उदाहरण देखिए जिसकी चर्चा हमने थोड़ी देर पहले की थी। क्षण भर रहा उजाला में, यहाँ उजाला की जगह क्या होना चाहिए? उजाले में होना चाहिए। इसी प्रकार से खिले फूल सब गिरा दिया है, जिसकी चर्चा हमने थोड़ी देर पहले की थी। गिरा दिया है के स्थान पर गिरा दिए है होना चाहिए। कारण क्या है कि फूल बहुवचन है तो उससे जुड़ी हुई क्रिया भी बहुवचन होनी चाहिए, गिरा दिए है होने चाहिए। तो च्युत संस्कृति का मतलब है व्याकरण विरुद्ध या व्याकरण के नियमों के प्रतिकूल शब्दों का प्रयोग कविता में जहाँ होगा वहाँ कहलाएगी च्युत संस्कृति दोष। एक उदाहरण और देख लीजिए। उमड़ पड़ते सरवृंद थे। उमड़ पड़ते थे शब्द दूषित है, इसलिए इसको शुद्ध करके अगर सही शब्दों का प्रयोग किया जाए, जैसे उमड़े पड़ते थे, तो यहाँ ये दोष दूर हो जाएगा। उमड़ते की जगह उमड़े होना चाहिए। दूसरे प्रकार का काव्य दोष है श्रुति कटुत्व। श्रुति कटुत्व।
दो शब्दों से मिलकर के बना यह शब्द। श्रुति का अर्थ कान और कटुत्व का मतलब कड़वा। कहने का तात्पर्य यह कि कानों को जो चीज कड़वी लगे, यानी कविता में ऐसे शब्दों का प्रयोग वर्जित है जो श्रोता के कानों में कड़वा लगे, कष्टदायी हो, सुनने में जो अच्छा नहीं लगे। तो श्रुति कटुत्व का अर्थ हुआ जब कानों को उद्वेगजनक परुष वर्णों वाले, परुष यानी कठोर वर्णों वाले शब्द या शब्दों का प्रयोग हो। मूर्धन्य वर्ण और संयुक्त वर्ण साधारणतः परुष और श्रुति कटुत्व होते हैं। यानी कविता में मूर्धन्य वर्णों का प्रयोग कम से कम हो और संयुक्त वर्ण, हालांकि संयुक्त वर्णों का प्रयोग करना पड़ेगा कि जहाँ वीर रस का वर्णन करना हो, रौद्र का वर्णन करना हो, भयानक रस का वर्णन करना हो, तो वहाँ ये आएंगे। लेकिन फिर भी कोशिश ये होनी चाहिए कि कविता में ऐसे शब्दों का प्रयोग कम से कम हो जो श्रोता के कानों को कष्टदायी हो। एक उदाहरण देखिए। कब की कटक डटी रही टटिया अंगूरिनी टारी। यहाँ श्रृंगार रस का वर्णन है। श्रृंगार रस के इस प्रसंग में ट वर्ग के परुष वर्णों वाले शब्दों एकटक, डटी, टटिया, टारी, ये जो शब्द हैं ये सभी कर्णकटु है, कानों में कठोर लगते हैं और उद्वेगजनक है। इसलिए इस पंक्ति में श्रुति कटुत्व दोष हुआ। लेकिन वीर रौद्र, जैसी कि मैंने चर्चा की, वीर रौद्र भयानक आदि के प्रसंग में तो श्रुति कटुत्व शब्दों का प्रयोग दोष नहीं है, बल्कि वो गुण माना जाता है। लेकिन इसके विपरीत अगर श्रृंगार, हास्य और करुण रस में अगर इन कठोर वर्णों का प्रयोग किया जाएगा तो वो कहलाएगा श्रुति कटुत्व दोष। तीसरा जो दोष है वो है अप्रतित्व दोष। अप्रतित्व का मतलब होता है कविता में जब ऐसे शब्दों का प्रयोग किया जाए जो उस अर्थ में किसी विशेष शास्त्र में ही प्रयुक्त होते हैं, यानी पारिभाषिक शब्दावली का प्रयोग जहाँ होगा वहाँ अप्रतित्व दोष आ जाएगा। जैसे तत्व ज्ञान पाकर हुए आशय दलित समस, यह आशय का अभिप्रेत अर्थ है वासना, पर इस अर्थ में यह शब्द योग शास्त्र में ही प्रयुक्त होता है। इसका ये जो अर्थ है ये योग शास्त्र में प्रसिद्ध है, लेकिन सामान्यतया आशय का अर्थ होता है मतलब। लेकिन यहाँ प्रयुक्त किस रूप में हुआ है? वासना के अर्थ में। तो यहाँ दोष हुआ अप्रतित्व दोष। एक उदाहरण और देखिए। ये तली बसी दुख देत हैं ये तेरे अनुभव। यहाँ अनुभव का अर्थ होता है चेष्टाएं, शारीरिक चेष्टाएं जो होती है, पर इस शब्द का अर्थ जो है अलंकार शास्त्र में ही पारिभाषिक शब्द के रूप में प्रसिद्ध है। यानी अनुभव का अर्थ चेष्टाएं, ये जो अर्थ है अनुभव का चेष्टाएं अर्थ, ये केवल काव्य अलंकार शास्त्र में प्रयुक्त होता है, सामान्य जीवन में नहीं। परंतु ये इसका साधारण अर्थ नहीं है, इसलिए यहाँ पर ये दोष हुआ अप्रतित्व। अप्रतित्व का सीधा सा अर्थ है प्रचलित अर्थ से भिन्न किसी शब्द का प्रयोग कविता में किया जाए, वो कहलाता है अप्रतित्व दोष। तो प्यारे बच्चों, आज हमने काव्य दोष के बारे में चर्चा की। काव्य दोष की परिभाषा, काव्य दोष के प्रकार और 3 जो काव्य दोष हैं, पहला च्युत संस्कृति, दूसरा श्रुति कटुत्व, तीसरा अप्रतित्व, इसके बारे में चर्चा की। कल हम लोग इसी पर और आगे बातचीत करेंगे। कल फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। तब तक नमस्कार।